हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लर्निंग एंड टीचिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट द स्ट्रेटजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब सहयोगी अधिगम से आप क्या समझते हैं। तो सहयोगी तो नाम से पता चल रहा है, सहयोगात्मक मतलब सहयोग से मिलजुल कर। तो सहयोगात्मक अधिगम या सहयोगात्मक शिक्षा सीखने की वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी आपस में मिलजुल कर सीखते सिखाते हैं। बच्चों को समूह में करने के अलावा भी सहयोगी अधिगम के अनेक गुण हैं और इसके सकारात्मक परस्पर निर्भरता का स्वरूप भी कहा जाता है। सहयोगात्मक अधिगम के लाभ क्या क्या है। छात्र विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करना सीखते हैं। छात्र अपने शिक्षार्थी और अन्य शिक्षार्थियों से जुड़ते हैं क्योंकि वे समूह उद्यमों से एक साथ काम करते हैं। छात्र अपनी सामग्री का अधिक स्वामित्व लेते हैं और संबंधित मुद्दों पर गंभीर रूप से चर्चा करते हैं जब एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। मतलब सहयोगात्मक शिक्षा का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि सहयोग में एक ग्रुप के साथ क्या होता है, सीखा जाता है। वह सीखते हैं, सिखाते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं। अब हम जानेंगे टीचिंग स्टाइल की, मतलब शिक्षण शैली के बारे में। तो शिक्षण शैली क्या है। शिक्षण शैली उन अनुदेशात्मक रणनीतियों को संदर्भित करती है जिनका उपयोग शिक्षक अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए करते हैं। 5 अलग अलग शिक्षण शैलियाँ हैं जिनका अधिकांश शिक्षण उपयोग करते हैं। हम नीचे प्रत्येक शिक्षण शैली का विश्लेषण करते हैं। देखो शिक्षण शैली क्या है। शिक्षण शैली वो शैली है जिससे क्या करता है, टीचर बच्चों को मार्गदर्शन करता है और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए। सबसे पहले आती है अधिकार शैली। शिक्षक किसी विषय पर लंबी चर्चा करते हैं जबकि छात्र गहन नोट्स बनाते हैं और प्रमुख तत्वों का याद करते हैं। इसमें अधिकार शैली में क्या होता है कि शिक्षक क्या करता है, किसी विषय के ऊपर लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं और फिर टीचर स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको ऊंची बातों का नोट्स बनाते हैं और तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट उनको क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। प्रतिनिधि शैली। शिक्षक छोटे छोटे समूह में असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का उपयोग करके सहयोग को बढ़ावा देते हैं। छात्रों को एक दूसरे को सीखने का मौका देते हैं। अगर थर्ड की बात करें तो सुविधाकर्ता शैली। शिक्षक छात्रों के साथ व्यक्तित्व रूप में बातचीत करके आत्म खोज और समस्या समाधान को बढ़ावा देते हैं। बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रश्न पूछते हैं। प्रदर्शनकारी शैली। शिक्षक मौखिक व्याख्यानों को ग्राफिक पूरक पूरक प्रदर्शनों और कक्षा गतिविधियों जैसे प्रयोगशाला कार्य के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड शैली। शिक्षक छात्रों को आवश्यकताओं के आधार पर अपने पाठ्यक्रम को वैकल्पिक करते हैं और प्रशिक्षक और छात्र केंद्र दोनों दृष्टिकोणों को संतुलित करते हैं। अब हम जानेंगे फेज ऑफ टीचिंग के। टीचिंग के शिक्षण के चरण कौन कौन से हैं। तो शिक्षण एक जटिल कार्य है। इस कार्य को करने के लिए हमें व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है। शिक्षण को चरणों में किया जाना चाहिए। प्रक्रिया को बनने वाले विभिन्न चरणों को शिक्षण के चरण कहा जाता है। मतलब किस प्रकार से एक योजना के आधार पर कार्य करना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, हम शिक्षण चरण बोलते हैं। प्रत्येक चरण के में शिक्षण के कुछ संचालक होते हैं जो सीखने के लिए परिस्थितियों बनाते हैं। शिक्षक प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले पूर्व सक्रिय चरण नियोजन को संदर्भित करता है। दूसरी की बात करें तो इंटरेक्टिव चरण। सेकंड है इंटरेक्टिव चरण, आचरण और प्रबंधन को संदर्भित करता है। अगर थर्ड की बात करें तो क्या है, पोस्ट एक्टिव चरण अनुवर्ती और समयकलन को संदर्भित करता है। मतलब शिक्षण के महत्वपूर्ण 3 चरण होते हैं। कौन कौन से, पूर्व सक्रिय चरण, इंटरेक्टिव चरण, पोस्ट एक्टिव चरण। अब बात करेंगे फैक्टरल इन्फ्लुएंस लर्निंग प्रोसेस। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो सीखने को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत विशेषताओं में प्रेरणा, पूर्वक ज्ञान, सीखने की शैली, स्वशिक्षण, संज्ञानात्मक क्षमताएं और शिक्षण के प्रकार शामिल है। बाहरी कारकों के लिए पर्यावरण, सामाजिक संपर्क और साधारण। इसलिए इसलिए यहाँ इस लेख में हम सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले इन कारकों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब सीखने के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन, जो जिससे बच्चा क्या होगा, सीखेगा। मतलब जिनके जरिए बच्चे को अधिगम में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो एक चीज़ है जिससे जिसे हम में से ज़्यादातर लोग हल्के में लेते हैं, यह सीखने की प्रक्रिया है। हम सीखने की दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि उस तरह से गहराई से उतरे जैसा हमें होना चाहिए। यह याद रखना ज़रूरी है कि सीखना जटिल है और कई बाहरी कारक इसके अधिकरण, अवधारणा और अनुप्रयोग को प्रभावित करते हैं। पहली बड़ी बात है इन कारकों को समझना है ताकि बेहतर परिणामों के लिए एक प्रभावी परिणाम आधारित शिक्षा वातावरण तैयार किया जा सके। नीचे सीखने को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताओ। सबसे पहले अगर कारकों की बात करें तो प्रेरणा और जुड़ाव। तो प्रेरणा वह ईंधन है जो सीखने के इंजन को चलाता है।
इस इससे बिना सीखने की प्रक्रिया आपके लिए संघर्ष बन जाती है। किसी विषय में किसी व्यक्तिगत रुचि अधिक ज्ञान सीखने के अनुभव को जन्म दे सकती है, जबकि बाहरी पुरस्कार या दबाव अल्पकालिक का प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अक्सर कम प्रभावी दीर्घकालीन प्रभावित होते हैं। सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला है मोटिवेशन, कि बच्चों को क्या दें, मोटिवेशन दें। अगर बच्चों को हम अच्छा अच्छा मोटिवेशन देंगे तो उसी अनुसार क्या करेंगे, बच्चा सीखने का प्रयास करेगा। दूसरी बात करें तो हम पूर्व ज्ञान और अनुभव, सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति को ज्ञान और अनुभव आता है, वह एक नींव के रूप में कार्य करता है जिस पर नई जानकारी का निर्माण होता है। इस पूर्व ज्ञान को पहचानना और उसका उसका उपयोग करना शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों के अनुकूलित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि नई अवधारणाएं मौजूदा अवधारणा के साथ सहज रूप से एकीकृत हो। मतलब जो पहले का ज्ञान है और जो अभी फिलहाल का ज्ञान, वो दोनों को क्या करके मिक्स करके। तीसरी बात, सीखने का माहौल। तो भौतिक और सामाजिक वातावरण से सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। एक आरामदायक, अच्छी तरह से सुयोजित कक्षा या एक शांत, विकर्षण मुक्त अध्ययन स्थान बेहतर अध्ययन ध्यान और अवधारणा को सुविधाजनक बना सकता है। सकारात्मक सामाजिक संपर्क और एक सहायक वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न पूछने और अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है। मतलब एक सीखने का माहौल क्या करना, क्रिएट कर देना। अगर बात करें फोर्थ की, तो क्या है, शिक्षण विधि और रणनीतियों। तो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में प्रभावी शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को और शिक्षाविदों को विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। इंटरैक्टिव गतिविधियाँ, व्यावहारिक अनुभव और मल्टीमीडिया साधनों का उपयोग करके पारंपरिक व्याख्यान शैली शिक्षण की तुलना में शिक्षार्थियों को अधिक प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकता है। संज्ञानात्मक क्षमताएं जैसे कि स्मृति, ध्यान, समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच व्यक्ति के बीच भिन्न होती है। ये क्षमताएं इस बात को प्रभावित कर सकती है कि कोई व्यक्ति कितनी जल्दी और कितनी गहराई से नई जानकारी को आत्मसात और लागू कर सकता है। इन अंतरों को समझना और समायोजित करना अधिक समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करता है। अगर लास्ट की बात करें तो भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य। तो भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तनाव, चिंता और अन्य भावनात्मक कारक एकाग्रता में बाधा डाल सकते हैं और सीखने में बाधा डाल सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करना और तनाव प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ प्रदान करना प्रभावी शिक्षा का आवश्यक घटक होता है। ये क्या थे, अधिगम को क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है आपका थॉर्नडाइक सिद्धांत का वर्णन। तो थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या था, तो थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसको थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे किस किस बारे में चर्चा किया। तो सबसे पहले थॉर्नडाइक का संबंधवाद, सेकंड की संबंधवाद का सिद्धांत, थर्ड है उद्दीपन सिद्धांत, फोर्थ है सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयास एवं पुल का सिद्धांत। ये क्या थे, सारे सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने बताए थे। और सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व होता है इनका, तो यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का साचार होता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। यह सिद्धांत बालकों की समस्या समाधान पर बल देता है। थैंक यू।